नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार यानी 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा भारत के राजपत्र में भी जारी कर दिया है। साथ ही अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यह लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद बता दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद है जिसने 10 साल तक अघोषित आपातकाल लगाया था। उसके बाद भारत के लोगों ने उसे 4 जून 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार दी, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी और इसके साथ ही इस मसले पर कई राजनीतिक बयान भी सामने आने शुरू हो गए हैं। आइए आपको कुछ बयान भी सुनवा देते हैं, सुनिए। क्या अब भी ये फेक नैरेटिव चलाते रहोगे क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद था और एक ही मुद्दे पर देशवासियों ने वोट किया था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट किया था। संविधान की रक्षा के लिए पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई चुनाव नहीं हुआ है और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान के रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर रोजाना संविधान की हत्या कर रही है और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के झूठे आरोप बना करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उठा करके जेल में डाला हुआ है। गृह मंत्री जी अपने संविधान के हत्यारा जो चेहरा है भाजपा का, उसको छुपाने के लिए 1975 की आड़ लेना चाहते हैं। लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण, सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है।
संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव के परिणाम से बहुत ही परेशान हो गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें जिससे इंडिया गठबंधन की चीज़ों को रोक सकते हैं। इमरजेंसी की बात कर रहे हैं बार बार, अब इन्होंने तमाम कार्यक्रम भी उस पर किए, पर कोई कार्यक्रम सक्सेस नहीं हुआ। कारण ये है कि जो सबसे खराब स्थिति में देश खड़ा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। कल एक वीडियो मैंने देखा गुजरात का, जिस गुजरात के मॉडल पे इन्होंने पूरे देश के अंदर कहा कि भाई गुजरात मॉडल है हमारा सबसे अच्छा है, पूरे हम देश को गुजरात मॉडल में बना देंगे। वो गुजरात मॉडल भारूच में एक छोटे से होटल में इंटरव्यू, सैकड़ों हजारों बच्चे उस पर गिर रहे हैं, ये स्थिति सामने दिख रही है। कितनी बार हो चुका, मतलब एक वीडियो आ गया आज, पर कितनी चीजें ऐसी हो चुकी होंगी कि भूरी भूरी प्रशंसा, जिसमें 25 जून को संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था। मुझे भी आपातकाल में जेल जाने का मौका मिला था, परिवारजनों को भी तकलीफ हुई, मित्रजनों को भी तकलीफ हुई, और हमारे उस पराक्रम को आज मान्यता मिली है, ये प्रसन्नता है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने लगातार कहा था कि अगर इस बार हम लोग 400 पार लाकर केंद्र में सरकार बना लेंगे तो संविधान बदल देंगे। इस तरह की बातें भी कई नेताओं ने कही, जो कि आप सभी जानते हैं। और लगातार इस देश में जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास भाजपा कर रही है, तमाम तरह के मॉब लिंचिंग से लेके तमाम चीजें हो रही हैं। मणिपुर हिंसा की बात है, महिलाओं को भी कहाँ बराबरी का दर्जा मिल रहा है इस देश में। जाति और धर्म को लेकर हर जगह दंगे, फसाद, मन मुटाव, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। तो संविधान तो खतरे में भाजपा के कार्यकाल में है। इन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टेन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन उन पर केस चलता रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ है। इस कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल पर मुकदमा चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है, और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। So can you explain in English about this? The CBI bail is still pending, so until or unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. This is a victory. This is a great judgment, and it is a very historical judgment. No, the court basically observed that insofar as his arrest is concerned, there are certain aspects on necessity of arrest, whether it was necessary or not, legal aspects, which have to be examined by a larger bench. So they have not finally pronounced on that. But they said Mr. Kejriwal has undergone a large period of incarceration already. He has stayed in jail and therefore directed his release on bail immediately in the enforcement directorate matter. So therefore the question is, ED arrest under the Prevention of Money Laundering Act, that is PMLA. There is a section 19 which has a certain threshold of arrest, which is like you have to have a prima facie, you have to have a view that the person is prima facie guilty.
Now, in addition to that, is there a requirement of a necessity of arrest, which is a classical, under classical criminal law, that is a requirement? Does that also superimpose itself on the Section 19 requirements? Is a question that the court has referred to a larger bench, which a larger bench will decide. No, so in the ED matter, he's been released now. But as you are aware, after the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. So now in the CBI matter, although the allegations effectively overlap in both of them, because in fact the ED argued the CBI's case also. But nevertheless, technically there is a separate case which exists. That also bail petition has already been moved in the High Court. And that bail we should, its hearing is on 17th of this month. And that is not a merits bail. It's a standard bail. Unlike Section 45 PML, there is no requirement of assessing the matter on merits and then only rejecting or accepting a bail. So we'll see what happens in that. But after this, we are quite optimistic that since that is not a merits bail, he should even in the CBI matter get relief very soon. तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद या बेल मिलने के मामले को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा है आतिशी सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा और एक बार नहीं बार बार कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। ये कोर्ट के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस संदीप खन्ना, जस्टिस दिवाकर दत्ता की बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों से पहले अपना ऑर्डर रिजर्व किया
उसको आज उन्होंने सुनाया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल थे कि अगर ईडी पीएमएलए एक्ट के अंडर सेक्शन 19 अरेस्ट करती है और अंडर सेक्शन 45 कोर्ट उसके अंदर बेल की बात सोचता है, तो सेक्शन 19 के अंदर जब ईडी जो एक एजेंसी है वो अरेस्ट करती है तो उसका जो डिसीजन है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई तय सिद्धांत नहीं है किस पे वो अरेस्ट कर रहे हैं, और वो सेक्शन 19 बेसिकली उन अफसरों की ओपिनियन है। तो बेल के सिद्धांत ये है कि अगर बेल मिलना किसी कानून के अंदर कठिन है तो उसके अंदर अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीड एंड नेसेसिटी ऑफ बेल के बारे में कहा, इसलिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कूद रहे थे कि साहब वो उनके ऊपर मुकदमा हो गया, वो अरेस्ट हो गए, तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वो हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट ने भी यही बात कही और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं कर सकता। ये बात आपके सामने रखी और मैं अपनी तरफ से उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो इस केंद्र सरकार के अत्याचार से पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और खास तौर पे पीएमएलए के कारण उनके ऊपर अलग अलग मौकों पे अत्याचार किया जा रहा है। देखिए बार बार पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी, पीएमएलए में मिलती नहीं है, उन्हें मिली, फिर लोअर कोर्ट में न्यायबिंदु जी ने उनको बेल दी, अब देश की हाईएस्ट कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी। आप इस बात को समझिए, जैसे ही न्यायबिंदु जी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल दी थी, ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई थी कि अब कोई बहस पानी में, अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए सीबीआई जो है रातों रात अरविंद केजरीवाल के यहां गई, तिहाड़ के अंदर उनको उन्होंने अरेस्ट किया, 2 दिन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए जो है 3 दिन की उनकी जो है इंटरोगेशन करी और जो है ये कह दिया कि जी इन्होंने सीबीआई ने इनको अरेस्ट कर रखा, सिर्फ इसलिए कि कहीं गलती से अरविंद केजरीवाल जी की बेल सुप्रीम कोर्ट में हो गई तो उनको उसके बाद भी जो है जेल में रखा जाए। बट मैं मानता हूं पीसी एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है, वो मोटे तौर पे सीआरपीसी से गवर्न होता है, जिसके अंदर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। इस सीबीआई की बेल के अंदर सीबीआई को साबित करना पड़ेगा कि इनको जेल में क्यों रखना है। तो वहीं राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी आज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में पहुंचकर बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता और कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान पूर्व मंत्री की राजस्थान सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट को आम जन के लिए हितैषी और समावेशी बजट बनाया गया है। और क्या कुछ कहा पूर्व कृषि मंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जी मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। सर देखिए, कल बजट पेश हुआ, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? राजस्थान सरकार का जो कल बजट पेश हुआ है वो इस प्रकार का बजट है, समावेशी बजट है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के विकास का रोड मैप है। किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में 4 लाख 5 साल में नौकरी देने की जो बात की गई है, एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और बजट की जो खास बातें ये रही है, किसानों के हित में 650 करोड़ रुपए का राजस्थान कृषि विकास योजना के नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की है। वो इस बात को साबित करेगी कि जिन योजनाओं में केंद्र चाहे राज्य सरकार की जहां लाभ नहीं मिल रहा हो या जहां कवर नहीं हो रहा हो, इस योजना के अंतर्गत उसका लाभ मिल सकेगा। 5000 डिक्की की जहां बात आई है, सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है, ईआरसीपी की बात जो हुई है, वो वास्तव में एक विकास का कृषि क्षेत्र में एक आईना के रूप में देखा जा सकता है। और हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो हुआ, वो इस बात का संकेत देता है कि राजस्थान की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047 का जो विजन है, उस विजन की छाया इसमें प्रकट होती है। हम एक लॉन्ग टर्म के आधार पर बजट आया है और हमारा सबका प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी का,
कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए सर, बात करें करनी कथनी, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है निराशाजनक बजट बता रही है, इसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले तो कांग्रेस को आशा और निराशा को समझना पड़ेगा। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में वित्तीय अनुशासनहीनता में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को कर्ज के बोझ के नीचे दबाया। 5 साल तक पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है। मुख्यमंत्री अपने आप को ऐसा ही मानकर सरकार बचाने में लगा रखा, सरकार चलाने पे कोई ध्यान नहीं रहा। और आज वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार किसानों का सम्मान करती है, अपमान नहीं करती। कांग्रेस ने 55 साल तक देश में राज किया और राजस्थान में भी कांग्रेस ने राज किया, लेकिन किसानों की बहुबूदी के लिए, किसान के विकास के लिए, आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं। इसलिए उनका जो विरोध और जो बात कर रहे हैं वो निराशाजनक बातें, उनकी कोई आधार नहीं उनका इस बात की कहने का। हमारा बजट हर क्षेत्र को प्रगतिशील बनाने के लिए हम लोगों ने उसका पेश किया है। देखिए सर, बात करें आगामी दिनों में उपचुनाव है, किस तरीके से आप उपचुनाव को देखते हैं? देखिए, उपचुनाव 5 जगह राजस्थान में हो रहे हैं और 5 जगह हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों को सही बात का आकलन करने के लिए कोई प्रभाव, दबाव, अभाव के कारण से हमको टिकट नहीं बांटने। स्वभाव के कारण से पार्टी जीतने वाले लोग, अच्छी छवि के लोग, अच्छे कर्मठ लोगों को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी और हम भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर चुनाव जीत के हम लोग आएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रभुलाल सैनी जी, जिनका कहना है कि आगामी दिनों में जो उपचुनाव होंगे उसमें भाजपा जीत दर्ज करेगी। कजोड़ गुजर इंडिया वॉइस स्टॉक हमारे साथ पूर्व। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।